चलो चलो आज का अपना टॉपिक रहेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया था ना कंप्लीट, उसको चलो रिवाइज करवा देते हैं ना। हेडिंग लगाएंगे आप, जीरो ऑर्डर रिएक्शन लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है ना। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अब ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं अपन। तो सब लोग जो है बोर्ड की तरफ देखेंगे ना ध्यान से। सबसे पहले अपन बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। कोई केमिकल रिएक्शन है, जैसे ये रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट से किसका फॉर्मेशन हो गया, प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट हमने मान लिया एक्स का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। ये अभिकारक है, अभिकारक से क्या बना है, उत्पाद बना है, ठीक है। अब यहाँ पर जब ये अभिकारक था उस समय इसकी जो अमाउंट थी उसको हमने मान लिया क्या, ए। क्या मान लिया, ए मान लिया। और उसी समय यानी टी बराबर जीरो समय पर उसी समय प्रोडक्ट की अमाउंट कितनी थी, जीरो। यानी जब आपने दो रिएक्टेंट लिए उन दोनों को मिक्स करने से पहले ही कंडीशन है ये। अगर आप मिक्स कर देंगे ना तो प्रोडक्ट का बनना शुरू हो जाएगा, यानी प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ना शुरू हो जाएगी और रिएक्टेंट की अमाउंट डिक्रीज होने घटना शुरू हो जाएगी। क्लियर है क्या। और जब आप टी बराबर टी समय की अगर बात करें तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद तब किसका फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। मतलब यहाँ पर रिएक्टेंट जो आपने 100% लिया था उसकी अमाउंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जो प्रोडक्ट था उसकी अमाउंट यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ने मान लिया यहाँ पर एक्स प्रोडक्ट बनता है, क्या बनता है, एक्स प्रोडक्ट। तो यहाँ पर कितनी अमाउंट बचेगी, ए माइनस एक्स। यानी यहाँ पर 100 लिया आपने, 100 में से 70 का तो क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। कितने का बन गया, अब यहाँ पर कितना बाकी है, 30। इस तो बाकी है ना, कैसे किया, 100 में से 70 को घटा दिया तो ये आपके पास यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर तो a माइनस एक्स अमाउंट बची है t बराबर t समय पर, और प्रोडक्ट की अमाउंट s है आपके पास। क्लियर है क्या। अब आपने इस रिएक्शन को कैसे लिखा है, रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर लिखा है। रेट ऑफ रिएक्शन ऊपर वाली रिएक्शन के लिए लिखना है आपको, तो कैसे लिखेंगे देखो आप। मैंने एक और बात बताई थी, रिएक्टेंट के लिए तो माइनस आता है और प्रोडक्ट के लिए प्लस आता है, ठीक है ना। तो देखो आप सबसे पहले माइनस डी आर अपॉन डी टी, ये तो लिखा था ना आपने। ये कैसे लिखा है, वो डी अपॉन डी टी सब में आएगा। अब आपके पास क्या है, आर तो आर लिख दिया, दिख रहा है क्या। और फिर ये माइनस क्यों लगाया, क्योंकि इसकी कंसेंट्रेशन वो 100 थी, 100 से कहां तक आ गई, 30 पे आ गई। कम हुई कि बढ़ी है, कम हुई ना, इसीलिए यहाँ पर माइनस लगाया है, ठीक है। फिर इज इक्वल टू, फिर वही डी अपॉन डी एक्स, सॉरी डी अपॉन डी टी। अब आपके पास कौन है, प्रोडक्ट एस है, तो आप क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एक्स। अब आपको पता है ये 0 से 70 की तरफ आया है, ठीक है ना। तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हुई है, बड़ी है। तो बड़ी है मतलब इंक्रीज हुई, तो क्या लगाएंगे अपन यहाँ पर, प्लस लगाएंगे। क्लियर है क्या, बताओ। ये हो गया। अब आपने एक चीज पढ़ी है, अकॉर्डिंग टू रेट लो मास ऑफ एक्शन, द्रव्य अनुपाती क्रिया का एक नियम होता है, शुरुआत में पढ़ा था। वो ये कहता है कि अभिक्रिया का वेग यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है, ये कहा था ना आपने। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू लो मास ऑफ एक्शन, ठीक है ना। फिर क्या लिखेंगे आप, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर है गए। तो अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल है, इसके भी इक्वल है, और रेट ऑफ रिएक्शन इसके भी इक्वल है। समझ रहे हो क्या आप मेरी बात। रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये किसके इक्वल, एक तो इसके इक्वल है, और रेट ऑफ रिएक्शन इसके इक्वल है। तो आप चाहे तो ये लिखो, चाहे ये लिखो, चाहे ये लिखो, कोई कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ये नेगेटिव है, तो आप क्या है, नेगेटिव से क्या गलत हो सकता है, तो अपन यहाँ क्या लेंगे, प्रोडक्ट वाले लेंगे, क्योंकि इसमें प्लस है, ताकि आपको निकालना इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल रेट इक्वेशन निकालना आसान हो। क्लियर है क्या। तो आपको क्या लेना है, dx अपॉन dt वाली टर्म लेना है, ठीक है ना। तो इस रेट ऑफ रिएक्शन देखो, ये इसकी वैल्यू जो है इसके बराबर है,
इसकी वैल्यू इसके बराबर है, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हो गया, अरे लिख सकते हैं ना। तो क्या है कि देखो इसकी जगह लिख रहा हूं मैं प्लस डी एक्स अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब आपके पास रिएक्टेंट कौन है, आर है ना, तो आर की पावर 0 आ जाएगी। 0 क्यों आएगी, क्योंकि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है ये, 0 ऑर्डर की रिएक्शन है। क्लियर है क्या। अब आप इसको समानुपाती को प्रोपोर्शनल को उठाएंगे तो क्या लेंगे, कांस्टेंट के लेंगे यहाँ पर। अरे समझ में आ रहा है क्या, क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू के 0 आर 0। ठीक है ना, ये 0 क्यों लगा, 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए। क्लियर है क्या बातें, बताओ। अब आपको पता है कि जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 तो होती है ना। जैसे यहाँ पर r की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आप लिखेंगे यहाँ पर dx अपॉन dt। अब आपने देखो यहाँ पर इसको हटा सकते हैं, लिख भी सकते हैं ना कोष्टक को, कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर
और के जीरो बराबर क्या है, रेट कांस्टेंट, है ना। ये तो है उत्पाद की सांद्रता या उत्पाद की मात्रा भी लिख सकते हैं यहाँ पर ना, मात्रा यहाँ पर कंसंट्रेशन में दे रखी होती है, तो ये तो आप लिख लो उत्पाद की, ये लिख लिया था क्या आपने, अरे लिख लिया था क्या यार, और ये समय है आपके पास, और ये क्या है, वेग स्थिरांक है, ठीक है क्या। अरे हाँ कोई ना बोलो यारो, समझ गए। चलो अब जो आपने चीज नहीं लिखी ना वो लिख लो आप लोग। अब आप अपन पढ़ेंगे इसका हाफ लाइफ टाइम। अरे इसको खोलो भाई, कोई तुम्हारे पास क्लिप है किसी के पास, लो थैंक यू। साइंस कौन पढ़ा रहा है आपको, हाँ बायोलॉजी सॉरी हाँ कौन पढ़ा रहा है, अच्छा पढ़ाते हैं, मैडम ले आएंगी आप, हो गया क्या बेटा। अब आप हेडिंग लगाएंगे हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो डिजेक्शन। ये चैप्टर जो है ना कंप्लीट हो जाएगा आज, ठीक है ना। हाँ हट गया बताऊंगा मैं, फेयर में क्या, अभी तो ये समझ लो ये फेयर है आपके पास, फिर बाद में देखेंगे, हमें समझ गया आपकी बात, फेयर में लिखना है। अभी क्या है जैसे और बच्चे भी नहीं आए तो ये वापस भी लिखवा सकते हैं या वापस भी करा सकते हैं, तब उस टाइम लिख लेना है ना, आपको डबल फायदा हो जाएगा। लेकिन आप इसको याद करो, मतलब ऐसा है ना, लिखने से अच्छा आपने इसको याद करो, समझ गए क्या मेरी बात आप। चलो कब अपन वेट करेंगे, नवंबर तक, 1 नवंबर तक वेट करेंगे ना, अगर जितने भी आएंगे फिर अलग अलग क्लास लगा के ना अपन, फिर अपन सिलेबस शुरू करेंगे, ठीक है ना। हाँ चलो अब हेडिंग लिखेंगे आप हाफ लाइफ टाइम, ये तो लिखा हुआ था ना तुम्हारे पास, नहीं लिखा था क्या उस दिन, अर्ध आयु काल बोलते हैं इसको, अर्ध आयु काल, द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई ये, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन आया ये, एक एक नंबर का क्वेश्चन आता है यहाँ से ना, वो इनमें से आता है अर्ध आयु काल में से। अर्ध आयु काल हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम का मतलब देखो, एक तो मालूम है फुल लाइफ टाइम, इसका मतलब क्या हुआ है, यानी पूरी जिंदगी। जैसे एक आदमी है, या चलो ये समझो आप, एक आपके पास कोई चीज है ना, ध्यान देना आप लोग, इतनी बड़ी चीज है आपके पास, ठीक है ना, इसको बनने में, इसको बनने में 20 घंटे लगते हैं, कितने घंटे, ठीक है ना, 20 घंटे लगते हैं। दो ध्यान दो आप लोग, या आपने किसी चीज का, किसी पदार्थ का फॉर्मेशन किया, ये स्पेरिकल है ना, ये गोल है, इस पदार्थ को पूरा बनाने में कितना टाइम लगा, पूरा बनाने में
तो इसको आधा बनाने में कितना टाइम लगेगा बताओ? 10 घंटे। वही इसकी हाफ लाइफ टाइम है। यानी कोई अभिक्रिया आपने लिया, रिएक्टेंट 100% लिया, 100 ग्राम लिया, अब इसकी आधी मात्रा जब प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगी, क्या कहा? रिएक्टेंट की आधी मात्रा प्रोडक्ट में जितने टाइम पे कन्वर्ट होती है उसको अपन हाफ लाइफ टाइम कहते हैं। अब वापस सुनो, किसे कहते हैं? वह समय जिस पर अभिकारक की आधी मात्रा उत्पाद में बदल जाती है, वह टाइम, वह समय जिस पर रिएक्टेंट की हाफ अमाउंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाती है, उसको अपन क्या कहते हैं? हाफ लाइफ टाइम कहते हैं। समझ गए मेरी बात आप? अरे समझ गए क्या? जैसे 100 ग्राम आपने क्या लिया? रिएक्टेंट लिया है, क्लियर है क्या? अभी 100 ग्राम रिएक्टेंट में से 50 ग्राम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। कितने का हो गया? मतलब यहां से 50 कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, तो आधी मात्रा हुई नहीं हुई? तो ये आधी मात्रा है 100 ग्राम से 100 ग्राम आपने रिएक्टेंट लिया, उस रिएक्टेंट से 50 ग्राम, उस रिएक्टेंट में से 50 ग्राम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। अब कितने टाइम में ये प्रोडक्ट बना है 50 ग्राम? वही टाइम हाफ लाइफ टाइम होता है। क्लियर है क्या? बताओ मेरी बात, समझ गए ना? यानी वह समय, वह टाइम जिस पर अभिकारक की आधी मात्रा, देखो अभिकारक की आधी मात्रा उत्पाद में बदल जाती है, समझ गए? उसको अपन क्या कहते हैं? हाफ लाइफ टाइम। जल्दी लिखो आप लोग, है ना? लिखो वह समय, रुको एक मिनट, वह समय जिस पर अभिकारक की आधी मात्रा उत्पाद में बदल जाती है। अब आप लिखेंगे, लिखो आप, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड is the time in which is the time in which is the time in which half of the reactant, half of the reactant convert into product, convert into product। क्लियर है क्या? बताओ मेरी बात, क्या कहा आपको? यानी हाफ लाइफ टाइम क्या होता है? वह टाइम होता है जिसमें रिएक्टेंट की हाफ अमाउंट कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट के अंदर। समझ गए क्या? अरे समझ गए मेरी बात आप? यानी वह टाइम जिस पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन या रिएक्टेंट की अमाउंट किसमें परिवर्तन, किसमें चेंज हो जाए, किसमें कन्वर्ट हो जाए? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में जितना टाइम लगता है उसको अपन क्या कहते हैं? हाफ लाइफ टाइम कहते हैं। तो अब आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम कैसे निकालेंगे? देखो आप, अब आपके पास देखो, जब आप ये जीरो ऑर्डर पढ़ रहे हैं, ध्यान देना, जब आप फर्स्ट ऑर्डर पढ़ेंगे ना, प्रथम कोटि के विक्रिया पढ़ेंगे, उसके लिए हाफ लाइफ टाइम कैसे निकालेंगे? तो जो आपके पास इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन आई है ना, उसको ले रहे हैं सबसे पहले। तो इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन आपको पास ही आई है, ये तो आई ना? तो सबसे पहले आप इसके अंदर ये ऐड करेंगे, तो क्या है? के जीरो बराबर एक्स अपॉन टी, यही तो है ना? या आप इसको नहीं लिखना चाहे तो ऊपर वाले को लिख दो, x इज इक्वल टू के जीरो टी, ये भी बिल्कुल क्या है? सही है, ठीक है ना? तो आप इसको लिख दिया, फिर लिखने के बाद क्या होगा? देखो लिखने के बाद क्या होगा? के जीरो बराबर एक्स अपॉन टी, सही है ना? बिल्कुल। अरे ये तो लिखा है, देखो आप, ठीक है, इसे लिखा है। अब आपको पता है, देखो हाफ लाइफ की बात करें, मतलब टी बराबर तो कितना होगा? टी हाफ होगा। क्या होगा? टी बराबर टी हाफ होगा। क्लियर है क्या मेरी बात? टी बराबर क्या होगा? टी हाफ। अब अरे ये क्या कर दिया? चलो अब देखो एक चीज, आप टी बराबर क्या है? टी हाफ। तो टी हाफ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन किसके बराबर होगी? बताओ मुझे। टी हाफ पर उत्पाद की सांद्रता किसके बराबर होगी? देखो x बराबर क्या होगा? देखो मेरी बात सुनो आप, x बराबर होगा a अपॉन टू। क्या होगा? a अपॉन टू। देखो क्या ये कैसे आया? देखो मेरी बात सुनो,
सबसे पहले क्या लिखा आपने, देखो ध्यान देना, एक सबसे पहले आर लिखा, आर से एक्स का फॉर्मेशन हुआ है, इसकी अमाउंट कितनी है ए, और इसकी अमाउंट कितनी है 0। ये तो किसके बराबर है, टी बराबर 0 पे। अब ले रहे अपन टी बराबर टी हाफ पे, क्या ले रहे अपन टी बराबर, समझ रही होगी मेरी बात ये, तो टी बराबर टी हाफ ले रहे हो आप। तो देखो यहाँ पर अमाउंट ध्यान देना आप कितनी 100 है, कितनी है 100, तो 100 में से 50 आपको निकाल लिया प्रोडक्ट, तो 50 निकाल लिए ना आपने, समझ गए मेरी बात आप, 50 आपको क्या करनी है निकालना है, ठीक है ना। आपके पास ये समझो रिएक्टेंट कितना 100 है, कितना है 100, तो आपने क्या लिखा, आपने 100 लिख दिया यहाँ पर, क्लियर है क्या, 100 लिख दिया। अब फिर अब देखो एक चीज, यहां पर आपने क्या लिखा 100, इस 100 के अंदर से प्रोडक्ट कितना बना है 50 बना है ना, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं 100/2 लिख सकता है क्या, तभी 50 आएगा, क्लियर है क्या। और यहाँ पर कितना बचेगा, कितना बचेगा यहाँ पर 100, मतलब 100 माइनस 100/2 तो बचेगा ना, सही है ना। देखो फिर ये कट जाएगा यहाँ से, फिर क्या बचेगा, मतलब यहाँ से 50 बचेगा, और 100 में से 50 गिराएंगे तो यहाँ पर 50 आ गया, और यहाँ पर कितना आएगा 50 आएगा, क्लियर है क्या। अरे समझ गए मेरी बात। तो देखो ए किसको माना था अपन ने, ए 100 को माना था, तो इस 100 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ a/2 लिख सकता हूँ। तो x की अमाउंट कितनी आ गई a/2, समझ में आया कि नहीं आया बताओ, ये आ गया नहीं, कैसे आया। अरे ऐसे गर्दे लैंड से काम नहीं चलने वाला है, आपको समझ में आना चाहिए x बराबर a/2 कैसे आए। जैसे यहाँ पर 100 था, देखो ध्यान दे लेना, 100 था, उस 100 में से 50 बदल गया प्रोडक्ट में, तो यहाँ पर कितना बाकी है 50 बाकी है, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना बाकी है 50। अब उस 50 को आप दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो कैसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट 50 लिख दो आप, क्या लिख दो, एक तो डायरेक्ट 50, और एक क्या लिख दो 100/2, ये भी तो लिख सकते हैं ना, ये गलत थोड़ी है, तो ये भी सही है। तो फिर यहाँ से क्या निकल के आएगा 50 ही आएगा। तो आपने यहाँ पर 100 की जगह क्या माना था, 100 की जगह a माना था, तो मैं इस x की जगह आपने यहाँ पर 100/2 लिखा है, तो क्या मैं इस x की जगह a/2 लिख सकता हो गया, लिख सकते हैं ना। देखो यहाँ पर आपने a माना, तो यहाँ पर भी a/2 ही आएगा, तब तो अरे रिएक्टेंट रिएक्टेंट की हाफ अमाउंट प्रोडक्ट की अंदर चेंज होगी, तो हाफ तो इस तरफ है और हाफ क्या है, तब तो होगी ना भाई, क्लियर है क्या। तो हाफ का मतलब क्या होता है a/2, यहाँ पर भी a/2 है और यहाँ पर भी क्या है a/2 है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब a/2 देखो यहाँ पर a/2 यहाँ और a/2 यहाँ, अब एक की अमाउंट कितनी ली आपने 100, तो आप 100 रखो, तो 100/2 कितनी आएगी 50 आएगी, और यहाँ पर भी रखो 100/2 50, तो यहाँ पर भी 50, यहाँ पर भी 50, तो क्या लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं x बराबर a/2। तो आप ये दोनों वैल्यू जो है ना वो आप ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे इसके अंदर, तो क्या बचेगा आपके पास k0 बराबर, देखो x की अमाउंट क्या है, x की अमाउंट a/2, सही है क्या, अपॉन, अब t की वैल्यू क्या है t हाफ अपॉन 1 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। देखो इसके तो बटे में है लेकिन इसके बटे में नहीं, तो हमने a मान लिया। अब ये a तो कहां चला जाएगा 4 के पास में, और 3 वाला कहां चला जाएगा 2 के पास में, ये आता है सबको। तो k0 बराबर क्या बचेगा आपके पास, देखो a के पास a चला गया तो a बचेगा ना अपॉन 2t हाफ बचेगा, क्लियर है क्या। अब आपको निकालना है क्या, निकालना है क्या है आपको हाफ लाइफ, और हाफ लाइफ टाइम को किससे लिखते हैं टी हाफ से लिखते हैं, समझ गए, समझ गए ना मेरी बात आप। तो अब आपको ये निकालना है, तो आप इसको तो ऊपर लेके जाओ और k0 को नीचे, समझ गए। तो ये तो अपन बाद में करेंगे। अब एक और चीज देखो, अब k0 को क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट बोलते हैं, और ए क्या है बताओ, ए रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन है, क्या है
देखो आपने क्या लिखा था, आर है, इससे प्रोडक्ट बना। अब आपने यहाँ जितनी भी अमाउंट लिखी ना वो क्या है, ए इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब प्रारंभिक सांद्रता है। अरे है क्या नहीं प्रारंभिक सांद्रता, सही है ना। फिर आपने इसको क्या बनाया, जीरो बन गया। फिर ए माइनस एक्स लिखा, इससे क्या बना, एक्स। और ये क्या है, अंतिम फाइनल इक्वेशन है ये तो क्या है, इनिशियल है, प्रारंभिक 100 है। फिर उसके बाद में सेकेंडरी अपन क्या कहते हैं, फाइनल रेट इक्वेशन है ये, फाइनल रेट इक्वेशन यानी फाइनल कंसंट्रेशन, सॉरी। ये तो इनिशियल कंसंट्रेशन है, और ये क्या है, फाइनल तो है ना भाई। ये पहले 100 था, फिर 100 से कितना मिला आपको, 50। फिर और रिएक्शन होगी तो 50 में 40 मिलेगा, और रिएक्शन होगी तो फिर 30 मिलेगा, इस तरीके से। समझ गए मेरी बात। तो क्या देखो, रेट कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या लिख सकते हैं अपन यहां से, अरे लिख सकते हैं क्या, नहीं समझे आप लोग। चलो पहले आप इसको उतारो, मैं समझाता हूँ क्या मतलब हुआ इसका। अब आप आगे लिखो इसके, टी हाफ इज इक्वल टू ए अपॉन 2k0। ये 2k0 कांस्टेंट होती है, तो टी हाफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ऐसे लिखना है आपको, है ना। रेट कांस्टेंट पे डिपेंड नहीं करवाना, बल्कि हाफ लाइफ टाइम पे डिपेंड कराना है। ये समझने के लिए बनाया है, आप इसको चाहे लिखो या नहीं लिखो, लेकिन समझ में आना चाहिए यहाँ पर किस प्रकार हुआ है, ठीक है ना। नहीं ऐसे नहीं बोलेंगे ना, वेग स्थिरांक को यूज में नहीं लेंगे अपन यहाँ पर, है ना। हाँ बताऊंगा मैं, रुको एक मिनट। ये लिख लिया क्या आप लोगों ने, देखो अभी मैंने क्या बताया था, ये जो है वो इसके प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल सही बात है, इसके प्रोपोर्शनल है। लेकिन ये टाइम के भी तो है ना, देखो अगर टाइम को अपन ऊपर लेके जाए और के जीरो के नीचे लेके आए, देखो ध्यान देना आप लोग, के जीरो को तो क्या किया मैंने, नीचे लेके आ गया, अरे के जीरो तो नीचे लेके आ गया, और टी हाफ को ऊपर लेके चला गया, तो टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा, ए अपॉन 2k0, ठीक है ना। अब आपको पता है टू तो क्या है कि टू एक वैल्यू होती है, कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है, चेंज थोड़ी होती है टू। के जीरो भी एक स्थिरांक है, एक कांस्टेंट वैल्यू, वो भी चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पर देखो जब ये कोई स्थिरांक होता है, जैसे आपने ए समानुपाती बी लिखा, तो जब आप इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, एक स्थिरांक लगाते हैं ना, कांस्टेंट। ठीक उसी तरह जब कांस्टेंट को हटाते हैं आप, तो वहां पर क्या जाता है, प्रोपोर्शनल। तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है कि नहीं है, अरे है ना। इन दोनों को हटा दिया और ये जो है इसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो टी हाफ किसके प्रोपोर्शनल आया है यहाँ पर, ए के, मतलब टी हाफ जो है समानुपाती आया है ए के। अब ए क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है। और टी हाफ क्या है, हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल है। तो यहां पर यह मतलब हुआ है, हाफ लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। समझ गए मेरी बात आप। इसका मतलब यह हुआ है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल वो जो है वो प्रारंभिक अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। समझ गए मैंने क्या बोला, समझ गए क्या, क्या बोला, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल जो है, अर्ध आयु काल अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। समझ गए क्या, तो लिखेंगे आप इसको, पहले आप लिख लो भाई,
पहले आप लिख लो, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल क्या हो गया, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। 3 क्लास कैसे, अरे ऐसे बोलता ही है। हाँ बिल्कुल, टॉपिक कंप्लीट छोड़ दूंगा मैं तो। हाँ लिखो आप लोग, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ half lifetime of zero order reaction, half lifetime of zero order reaction is directly proportional to the initial concentration of reactant, ठीक है ना बेटा। चलो ये कंप्लीट हो चुका है ना, अब आप हेडिंग लगाएंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब आप जो है इसको किसी भी तरह याद करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। यहां से 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे यहां पर इस साल, ठीक है ना, समझ गए। ये समझ लो, ये जो टॉपिक है ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये इस चैप्टर की जान है, मतलब यही सब कुछ है इस चैप्टर में। और यहां से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, पता है क्या आप लोगों को। तो ये चैप्टर पता है कितने नंबर का पहले था, 4 नंबर का, और अब कितना कर दिया इसको, 5 नंबर का चैप्टर, और आज कंप्लीट हो जाएगा। जिसने सही तरीके से पढ़ा है चैप्टर को उसके 5 नंबर आ गए, और जिसने इसे पढ़ा है उसके 5 नंबर चले गए। समझ गए मेरी बात, ठीक है ना। चलो ये अब इसको थोड़ा ध्यान से बहुत अच्छी तरीके से समझना। अब भाई इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो सरल तो होगा नहीं, थोड़ा कठिन ही होगा, इसलिए थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है ना। चलो हेडिंग लगाएंगे आप, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है ना, वही तरीका है जो अभी किया था, कोई चेंजमेंट नहीं है, कोई कुछ चेंजमेंट नहीं है, बस ए की जगह या आर की जगह आपको कुछ वैल्यू लेनी है ना, मैं बताऊंगा अभी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन प्रथम कोटि की अभिक्रिया ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ऐसा कोई साल नहीं आया है जिसमें से ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है यहां से, ऐसा कभी वक्त नहीं आया, टाइम नहीं आया है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छी तरीके से बनाना। वो यहाँ पर 2 चीज पढ़ेंगे, एक तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, अवकलित वेग समीकरण, और एक समाकलित वेग समीकरण, बट थोड़ा चेंजमेंट होगा ना, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं बताओ आप सबसे पहले तो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन लिखाई थी ना मैंने, वही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन है, समझ गए ना। यानी अभिकारक की प्रायोगिक वेग समीकरण में अभिकारक की सांद्रता घातों का योग अगर एक होता है उसको अपन क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, समझ गए क्या। देखो जीरो ऑर्डर निकालो आप, जीरो ऑर्डर में क्या लिखा है, द सम ऑफ पावर ऑफ एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ इक्वेशन, क्या लिखा है, the sum of power of concentration in experimental rate law equation is 0। अब आप यहां करेंगे experimental rate law equation is 1 या is first, 1 नहीं करेंगे फर्स्ट करेंगे, आप 1 नहीं करेंगे फर्स्ट करेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, लिख लो आप वहां से, द सम of power of concentration
the sum of power of concentration in experimental, लिख लेंगे क्या आप, experimental rate law equation, LOW आएगा, rate law equation is fast is called first order reaction। आपने क्या लिखा, यदि प्रायोगिक वेग समीकरण में अभिकारक की सांद्रता के घातों का योग यदि एक हो, एक लिख लो है ना आप, एक हो तो उसे प्रथम कोटि की विक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, प्रथम तो नहीं लिख सकते ना आप, यहाँ पर इंग्लिश में फर्स्ट लिख सकते हैं ऐसा। चलो हो गया ना। चलो अब देखो आप एक्सपेरिमेंटल रेट इक्वेशन का मतलब समझ में आया कि नहीं आया। देखो जैसे हमने एक रिएक्टेंट लिया है, इससे कोई प्रोडक्ट बी बना है, ठीक है ना, एक आपने के रिएक्टेंट लिया है ए, उससे क्या बना है, प्रोडक्ट बी बना है, तो आपको इसके लिए क्या लिखना है, रेट लो इक्वेशन लिखना है। देखो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है क्या। अब रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कौन है, ए है ना, तो इसको मैं क्या लिख दिया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए लिख दिया। अब रेट ऑफ रिएक्शन यहां से आप इसको हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, के इस तरह, तो K1 A। अब इसकी पावर देखो यहाँ पर कितनी स्टाइकियोमेट्रिक है, एक है ना, तो वो एक यहाँ जाएगी, तो इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल रेट लो इक्वेशन। क्या कहते हैं इसको, प्रायोगिक वेग समीकरण है ये। और यदि इस प्रायोगिक वेग समीकरण की अभिकारक की सांद्रता का घातों का, देखो ये सांद्रता है, अभिकारक की सांद्रता घातों का योग कितना है यहाँ पर, एक है ना, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, प्रथम कोटि की विक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। क्लियर है क्या। देखो एक्सपेरिमेंटल रेट इक्वेशन है ये, इसकी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का पावर कितना, देखो यहाँ पर पावर में कितना है, 1 है ना, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है क्या मेरी बातें ये। चलो अब देखो सबसे पहले वही लिखना है जो आपने पहले लिख चुके हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन बताओ, सबसे पहले एक अभिक्रिया लिख दिया ए, इससे क्या बन गया, एक्स टी बराबर 0 टाइम पर इसकी अमाउंट कितनी थी ए, और उस समय इसकी अमाउंट 0, टी बराबर टी समय पर इसकी अमाउंट ए माइनस एक्स, और इसकी, अरे ये तो लिखा था ना भाई। फिर आपने क्या लिखा उसके बाद में, रेट ऑफ रिएक्शन, चलो पहले लिखता हूं, इसके लिए लिखते हैं अपन, देखो ध्यान देना आप लोग, रेट, अरे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, देखो इसके लिए लिखना है आपको स्टाइकोमेट्रिक के फॉर्म में लिखना है ना, तो कैसे लिखेंगे, माइनस डी आर अपॉन डी टी बराबर प्लस डी एक्स अपॉन, समझ में आ रहा है क्या, दिख रहा है क्या आप लोगों को, देखो माइनस डी आर अपॉन डी टी बराबर प्लस डी एक्स अपॉन डी टी, समझ में आएगा कैसे लिखा, समझ में आएगा, नहीं समझ में आया ना, ये टॉपिक पूरा का पूरा पीछे है ना, तो जब शुरू करेंगे ना अपन तब अच्छा समझ आएगा, लेकिन इसको ना आप याद कर लेना, ठीक है ना। ये कैसे है ना, देखो मैं आपको बताऊं, डी अपॉन डी टी सब में आएगा, डी अपॉन डी टी सब में आएगा। यहाँ पर क्या लिखा आपने, रिएक्टेंट आर, तो आर आ गया, फिर बराबर एक्स, तो आपने एक्स लिखा। अब आपको पता है इसकी कंसंट्रेशन तो क्या, देखो ये 100 से 50 की तरफ आता है, तो कम हुई ज्यादा हुई, 100 से 50 की तरफ आ गया तो कम हो गई ना, इसलिए यहाँ पर माइनस लगाए। ये यहाँ से 0 से 50 की तरफ आ गया तो ज्यादा हो गई ना, इसलिए यहाँ पर प्लस लगाए, ठीक है ना। चलो अब आप रेट लो इक्वेशन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द्रव्य अनुपात क्रिया का नियम क्या कहता है, रेट ऑफ रिएक्शन से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रेट। तो आप लिख लेना अभिक्रिया वेग समानुपाती होती है अभिकारक की सांद्रता के, ठीक है ना, लिख लेना ना आप। ये लोग क्या लिखेंगे आप, अभिक्रिया वेग जो है वो समानुपाती होता है अभिकारक के सांद्रता,
अभिकारक की सांद्रता। क्लियर है क्या? अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन, अब इस रेट ऑफ रिएक्शन की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? इस रेट ऑफ रिएक्शन की जगह ये भी लिख सकते हैं और इस रेट ऑफ रिएक्शन की जगह ये भी लिख सकते हैं। क्लियर है? यहाँ तुम आ जाके बैठ, आ जाके बैठ जल्दी। इस रेट ऑफ रिएक्शन की जगह क्या लिख सकते हैं अपन? इसकी जगह देखो, इसकी जगह ये लिख सकते हैं और इसकी जगह ये लिख सकते हैं। ठीक है ना? रेट ऑफ रिएक्शन की जगह तो मैं इसकी जगह क्या लिखूं? यही तो लिखूंगा ना, यही लिखते आ रहे अपन, तो ये लिख दिया मैंने। तो डी एक्स, अब चाहिए ब्रैकेट लगाओ, मतलब कोई दिक्कत नहीं है ना। तो डी एक्स अपॉन डी टी समानुपाती कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो एक चीज, आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है आपके पास? आर है। क्या मैं इस आर की जगह ए माइनस एक्स लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना, ये इसके भी बराबर है और ये इसके भी बराबर है। क्लियर है? देखो जब t बराबर 0 समय पर था तो ये तो इसके बराबर था ही ना, क्योंकि ये 100, तो ये भी रिएक्टेंट भी 100 कहलाएगा। जब रिएक्शन शुरू हो गई, रिएक्शन शुरू हो गई, तब उस समय t बराबर t पे कितना था? a माइनस एक्स। तो यहाँ पर आपको इस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की जगह वहां पर तो क्या लिया था? r। क्या लिया था? r। यहाँ पर क्या लेना है? a माइनस एक्स लेना है। क्लियर है क्या? तो अब यहाँ पर क्या लेंगे? a माइनस एक्स। अब अपन कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन पढ़ रहे हैं? तो वहां पर तो आप जीरो ऑर्डर की रिएक्शन पढ़ रहे थे, इसलिए पावर में क्या लिखा आपने? जीरो। अब यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1। समझ गए मेरी बात आप? अब यहाँ पर क्या हटाएंगे? इसको प्रोपोर्शनल को समानुपाती हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? कांस्टेंट। तो क्या आएगा? डी एक्स अपॉन डी टी बराबर k1 a माइनस एक्स। इसको अपन क्या कहते हैं? डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, मतलब अवकलित वेग समीकरण है ये, अवकलित वेग समीकरण है। ठीक है ना? डिफरेंशियल रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझ गए मेरी बात? क्या है ये? यानी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अवकलित वेग समीकरण। पूरा लिख लेना आप लोग, है ना? लिख रहे हैं पूरा? क्या लिखेंगे? प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अवकलित वेग समीकरण। तो वहां पर तो अवकलित वेग समीकरण क्या आई थी बताओ? dx अपॉन dt बराबर k0, यही तो आई थी ना, क्योंकि आपने वहां पर r की पावर 0 की वैल्यू कितनी लिखी थी? 1। तो वो तो हट गया, लेकिन यहाँ पर इसकी पावर कितनी है? 1। तो इसको थोड़ी हटा सकते हैं आप, इसको यहाँ पर नहीं हटा सकते। क्लियर है क्या मेरी बात? ठीक है ना? अरे समझ में आया कि नहीं आया बताओ? ठीक है ना? चलो अब क्या करेंगे अपन? इंटीग्रेशन रेट बाद में उतार लेना आराम से, बिल्कुल बहुत टाइम मिलेगा आपको ना। चलो अब इंटीग्रेशन के लिए क्या करेंगे? देखो बंद करो इसको जल्दी। चलो देखो, dx अपॉन dt इज इक्वल टू k1a माइनस एक्स। ठीक है क्या? अब आप a माइनस एक्स को तो नीचे की तरफ लेके आएंगे, बोर्ड की तरफ देख बेटा, a माइनस एक्स को तो नीचे की तरफ लेके आ जाएंगे और dt को ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर क्या बचेगा? देखो dx अपॉन a माइनस एक्स। उसको, ये किसका है ये? इसको साइलेंट कर दो बेटा आप। जा रहे किसका है? देख क्या हुआ? जा तो देखो आप dx अपॉन, देखो a माइनस एक्स को नीचे की तरफ लेके आ गए आप, फिर बराबर k1 क्या रहेगा? सॉरी dt आएगा। देखो ये तो dt तो ऊपर चला गया,
dt तो कहां चला गया, ऊपर की तरफ। जल्दी हो जल्दी। देखो ये समझ में है कहां से लिखा है, ये क्या है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, अवकलित वेग समीकरण, dx अपॉन dt बराबर k1 a माइनस x। लिखा कि नहीं लिखा? अब इस पावर को चाहे लिखो मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है। अरे 2 की पावर 1, इसका मतलब क्या समझे आप, 2 ही तो है ना। अरे इतनी सबको आती है ना मैथ भाई, इतनी भी नहीं आती है ना, तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं ना। चलो तो अब देखो एक चीज, अरे देखना इस तरफ, a माइनस एक्स है ना, ये इसको तो मैं इसको नीचे लेके आ गया, तो देखो dx का dx और a माइनस एक्स आ गया, और इस d2 को मैं ऊपर लेके चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया, कहने का मतलब ये तो नीचे की तरफ लेके आ गया और ये ऊपर की तरफ, ठीक है ना। अरे ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, क्यों करवाया है, इसलिए करवाया ताकि यहाँ पर इंटीग्रेशन समाकलन सही तरीके से हो जाए। हिला दिया तूने उसको, अरे रुक जाओ। बस अब देखो यहाँ पे इसका क्या करेंगे अपन, इंटीग्रेशन करेंगे। देखो वहां पर क्या आया था, dx अपॉन dx बराबर क्या आया था, dx अपॉन dt के जीरो आया कि नहीं आया। तो इसको आप ऊपर लेके चले गए तो क्या हुआ था, dx बराबर के जीरो dt, फिर आपने इसका समाकलन किया कि नहीं है। अब इसका समाकलन क्या आया था, x बराबर इसका के जीरो टी प्लस, अरे आया कि नहीं आया, आया था ना। अब यहाँ पर देखो ये a माइनस एक्स और डी टी डी एक्स है, तो इसका समाकलन जब करेंगे ना तो कैसे आएगा, देखो इसका समाकलन जैसे आपने dx का समाकलन क्या किया था x, ये एक मैथ का मामला है, आपको तो क्या याद रखना है, x आएगा। तो जब इसका भी समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आएगा माइनस ln a माइनस एक्स आएगा, क्या आएगा, माइनस ln a माइनस एक्स आएगा। इसको याद करना पड़ेगा, कैसे आया आपको कोई मतलब ही नहीं है, आपको तो मतलब खाली इसे देखो d की जगह, तो मैं आपको बताऊं समाकलन कैसे होता है। सबसे पहले तो ना इसको लेते हैं dx अपॉन dt, इसके संदर्भ में समाकलन करते हैं, फिर ये a माइनस एक्स को लेते हैं, फिर इसके संदर्भ में इसको मतलब लेके जो है ना समाकलन करते हैं। अब ये पूरा मैथ का मामला है, आपको वहां तक जाना ही नहीं है, ठीक है ना, आपको तो बस याद कर लेना माइनस ln a माइनस एक्स आता है, ठीक है ना। अरे एलन क्यों लिया, वो क्यों लिया, यहाँ पर वो चीज नहीं है, उसको याद करना, ये तो कहा है ना। अरे भाई सब लोग ना इसको याद करते हैं, ये क्यों आया कैसे आया कोई मतलब नहीं है, इसको रटना है बस, ये समझ लो आप, समझ गए क्या। अब इसका क्या आता है ये भी बता सकते हो, के जीरो के वन है आपके पास, तो के वन का क्या आएगा, के वन आएगा ना, क्योंकि स्थिरांक का कभी भी समाकलन नहीं होता है। तो ये डी टी है, तो डी टी क्या आएगा, टी, लेकिन दोनों को साथ में करेंगे तो क्या आएगा, सी। अब तो पूछे सी क्यों आया, रट लो बस, सब ये से लिखते हैं, बुक में लिखा हुआ है, समझ गए क्या मेरी बात। अरे ऐसे क्या कर रही है, इसको याद करना है, कौन नहीं किया गया, चल बताइए सी कैसे आया, सी कांस्टेंट है ना, तो फिर इसे एल भी कांस्टेंट होता है। यस, इस पूरी की जगह a माइनस ln a माइनस एक्स ले लिया है, इसको याद करना है। अब भाई यहाँ नहीं लगाएगा, अब तो इसको साइलेंट कर ले, इसको कौन बोलियो, हाँ ठीक है ना। ये इक्वेशन नंबर आपने इसको फर्स्ट दे दी और इसको क्या देंगे अपन, सेकंड दे देंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करते हैं बताओ मुझे, इसके बाद लेते हैं कंडीशन। कंडीशन क्या लेते हैं, t बराबर 0 टाइम पर, तो x बराबर क्या होगा, अब देख लो यहां पर t बराबर 0 टाइम पर x बराबर कितना है, तो 1 कैसे आएगा बेटा, समझ गए ना। तो कैसे लिखेंगे, इफ t इज इक्वल टू 0 देन तब x बराबर क्या आएगा, 0 आएगा, सही है ना। अब आप इन दोनों वैल्यू को यहां रखो आप, तो क्या आएगा देखो, तो क्या आएगा, माइनस ln a माइनस 0 लिखेंगे क्या, अरे तो लिखेंगे x की जगह क्या लिखेंगे अपन,
0 बराबर K1 मल्टीप्लाई 0 प्लस सी। ये तो क्या हो गया, 0 हो गया, 0 में सी जोड़ेंगे तो सी आएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस ln a बचेगा ना, क्योंकि ये तो 0 हो गया, मतलब सी बराबर क्या आएगा, माइनस ln a आएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ? अरे आया कि नहीं आया? अगर क्या, अब इस c की वैल्यू को कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर रख देंगे यहाँ पर। क्लियर है? तो रखो आप, तो क्या आएगा देखो, है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस ln a माइनस एक्स बराबर K1t माइनस ln a। सही है क्या मामला? देखो, माइनस ln a माइनस ln a, ln a माइनस ऐसा ऐसा, फिर K1 t, इस c की जगह क्या लिखना है आपको, माइनस ln a। तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस, तो माइनस और ln a का ln a आ गया। क्लियर हुआ क्या? अब आप इस ln a को इस तरफ लेके जाओ, ln a किसके अंदर है, माइनस में, उस तरफ जाएगा तो प्लस में, तो इसको पहले लिख दूं क्या, अरे पहले लिख दूं, तो क्या आएगा, ln a माइनस ln a माइनस एक्स। समझ में आया कि नहीं आया? बराबर K1t। क्लियर है क्या? देखो ये माइनस में है, बराबर के सब जाएगा तो समझ में आ रहा है, ईमानदारी से बताएगी, आ रहा है क्या समझ में? यस। देखो ये माइनस ln a है, किस में है, माइनस में ना, तो इस तरफ बराबर के इक्वल की इस तरफ जाएगी तो प्लस में जाएगा ना, तो इस प्लस वाले को मैंने पहले लिख दिया, तो क्या आएगा, ln a माइनस, ये माइनस ln a माइनस एक्स, तो माइनस ln a माइनस एक्स आ गया। और यहाँ पर क्या बचा है, K1t, तो K1t आ गया। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लिखना है जो मैंने आरएनएस इक्वेशन में लिखा था, बताओ? हाँ वेरी गुड, क्या है यहाँ पर, जैसे ये ln a माइनस ln b इज इक्वल टू क्या है, ln a अपॉन b, क्या लिखा है क्या, हंस ले बस। देखो क्या है, ln a माइनस ln b इज इक्वल टू ln a अपॉन, इसको बहुत बार यूज में लेंगे, पता है यार लोगों, मैंने बताया था लास्ट क्लास में। अब देखो ln a की जगह ln a है, माइनस ln b की, देखो ln b की वैल्यू क्या है, a माइनस एक्स, तुम इसको यानी इस वैल्यू को इसमें कन्वर्ट करना है, तो इसको जो इसमें कन्वर्ट करना है कैसे करेंगे, तो ln का ln आ गया, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू a तो है ना, देखो ln a की वैल्यू क्या है, a ही है, तो a अपॉन, अब देखो ये माइनस ln b, तो ये इसके बराबर है, तो b की वैल्यू क्या है, देखो b की वैल्यू a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स। ये बताओ किसको समझ में नहीं आया, नहीं आया, और किसको नहीं आया? देखो ये आपको ना ये दे रखा है, देखो ध्यान देना, साइलेंट, ये आपको दे रखा है, ये आपको इसको जो है ना इसमें कन्वर्ट करना है, आपको ये दे रखा है एग्जामिनर ने या इक्वेशन के अंदर, इसको आपको इसमें कन्वर्ट करना है, इसको ना इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसमें बदलना है। तो आपको क्या ये दे रखा है, या यहाँ पर एक्चुअली में दे रखा है, देखो ये ln a की जगह, इसको मैं चलो ऐसे कर देता हूँ, नहीं समझ में आ रहा तो आपको, ये ln a और ये ln b, तो क्या आएगा, ln a अपॉन ln b आएगा, ये समझ लो आप। तो देखो ये ln a की वैल्यू क्या है, ये बिल्कुल है, माइनस का माइनस, ln b की वैल्यू क्या है, देखो ये बिल्कुल है, तो आपको इसको जो है ना इसमें कन्वर्ट करना है, मतलब आपको ये वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, और इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट करना है। समझ गए क्या? तो अब आपको ये निकालना है, मतलब ये है, ये आपको दे रखा है और आपको ये निकालना है, तो ln का ln की जगह ln आ गया। अब a की वैल्यू देखो ये फर्स्ट के अंदर है क्या, इस कैपिटल A की वैल्यू क्या है यहाँ पर, स्मॉल है, तो स्मॉल a लिखा, ठीक है। अब इस b की जगह क्या है, b की जगह a माइनस है कि नहीं, तो यहाँ पर a माइनस a लिखा। समझ गए क्या? हाँ समझ, देखो वापस समझ लो, ये a है तो a की वैल्यू a, स्मॉल a तो स्मॉल a, फिर b की वैल्यू क्या है, a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स। अब बराबर बचा क्या है, अरे क्या बचा है, K1t बचा है। क्लियर है क्या? अब आपको यहाँ पर t की वैल्यू निकालना है, किसकी, तो आपको K1 को नीचे लेके जाना पड़ेगा, या
K1 की वैल्यू निकालना, पहले K1 की निकालते, तो क्या होगा K1 इज इक्वल टू, नहीं रुको, सबसे पहले इस ln को log में चेंज कर लेते हैं अपन। क्या कर लेते हैं, ln को log में, तो ln बराबर क्या होता है 2.303 log होता कि नहीं है। ln को जब log में चेंज करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, अरे है कि नहीं। तो आप इस ln की जगह क्या लिखेंगे 2.303 log a अपॉन a माइनस एक्स बराबर K1t। सही है। अब इस t को जो नीचे लेके जाओ तो क्यों क्या बचेगा K1 बराबर 2.303 अपॉन t। सही लिखा गया। अब किसका फोन आ रहा है, a अपॉन a माइनस एक्स, सही है क्या बताओ। देखो 2.303 लोग है क्या, 2.303 लोग, ठीक है। अब ये t को नीचे लेके आ गए, t नीचे आ गया। अब a अपॉन a माइनस एक्स, a अपॉन a माइनस एक्स, यहां पर क्या बचा है K1, तो K1, तो इसी को क्या कहते हैं अपन इंटीग्रेशन रेट लॉ इक्वेशन, इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये समाकलित वेग समीकरण है। जैसे समाकलित वेग समीकरण वहां पर क्या आई थी, वहां पर क्या आई थी K0 बराबर x अपॉन नहीं a अपॉन 2K0, सॉरी क्या आया था K0 बराबर a अपॉन 2, हाँ K0 बराबर, हाँ हाँ सही 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 सही, फिर आपने x की वैल्यू वहां रखी थी वो जीरो डायरेक्शन के लिए। तो जैसे वहां पर साइलेंट K0 बराबर x अपॉन टी समाकलित वेग समीकरण आई थी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक उसी तरह ये समाकलित वेग समीकरण आई है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। समझ गए मेरी बात। और यही क्या है वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। इसको राइट कर लो आप। तो ये क्या है, ये इंटीग्रेशन रेट लो इक्वेशन। यस, हाँ बिल्कुल जाओ भाई। इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। थोड़ा जल्दी है ना।
इसको आपने 2 दिया है ना, इसको 3 दे देना ना, फिर इसको 4। यस, खोलना, इसको खोलना। उतार लिया क्या आप लोगों ने? यस, नहीं नहीं बाकी है। वापस आ गया। ये कंप्लीट हो गया क्या बेटा? ठीक है ना, चलो अब इसको, अब आप हेडिंग डालो आप। ए नहीं, इसका ग्राफ करते हैं अपन, है ना? तो लिखो सबसे पहले। बुक में से कैसे? मतलब बुक में कुछ और है, आप कुछ और पढ़ाते हो, मतलब घर पे भी बुक को बोले ना, ऐसा लगता है क्या पता क्या है। इसीलिए बोलते ना, बुक नहीं पढ़ो, जो हम पढ़ा रहे हो पढ़ो। बुक के वे से पढ़ाओगे, शायद आपको कोई अर्जेंट काम आ जाए तो बुक से पढ़ सकते हो। समझ सकता हूँ मैं आपकी बात, लेकिन बताऊंगी आपको, बुक उनके लिए है जिनको कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से बनाना है आपका। देखो मेरे अकॉर्डिंग है ना, आपको नंबर बनाने बस। तो ये इसके अंदर ऐसे छोटी छोटी बातें हैं ना, इनको बस ध्यान रखो। अभी ये नीट की तैयारी में बेटा नहीं, देखो मैं एक बात सुनो, बुक है ना, बुक बुक के अंदर और नोट्स के अंदर, नोट्स इसलिए लिखाए जाते हैं बुक की लैंग्वेज को आसान बना के, उनकी बातों को तोड़ फोड़ करके हम लिखाते हैं बातों को। वो बातें गलत नहीं है जो हम लिखा रहे हैं, समझ गए क्या? हाँ गलत है, आप बोल रहे हो ना, वो तो बताए गलत है। तो देखो जो आपको लिखा रहे हैं ना, वो बुक के अंदर है, ऐसा नहीं बुक में नहीं है भाई। बोर्ड एग्जाम को पढ़ा रहे, कोई हर किसी को नहीं पढ़ा रहे हम, समझ गए मेरी बात आप लोग? तो ना बिल्कुल आप, होता है यार, मतलब बुक के अंदर कुछ और है और आप कुछ और लिखा रहे हैं, या कभी कभी ऐसा होता है बुक के अंदर जो टॉपिक है वो आपने हमें करवाया नहीं है, ऐसा होता है बहुत सारे बच्चों का। तो लेकिन जो मैं पढ़ाता हूँ ना, और जो मैं टॉपिक करवाता हूँ, उनमें से आज तक एक दो टॉपिक को छोड़ के नोट्स के बाहर कुछ नहीं आया है, समझ गए क्या मेरी बात आप? 92 नंबर ऐसे नहीं बनते बेटा, पूरी चीज नोट्स में लिखाई, उसने याद किया तब नंबर आए हैं, समझ गए ना मेरी बात? तो ना ये चीजें हैं, ऐसी कोई नहीं है कि आपको ऐसे पढ़ा रहे हैं कि जो मतलब बुक के अंदर नहीं है, बुक के अंदर है वही लिखा रहे, लेकिन तरीका अलग नहीं है। जो चीजें है ना, जैसे हाफ लाइफ टाइम है, इसको देखेंगे ना, कम से कम इसकी 5-6 डेफिनेशन मिल जाएगी आपको, और सारी में एक ही बात है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए जितना टाइम लगता है हाफ टाइम, वही हाफ टाइम होता है। हाफ अमाउंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जितना टाइम लगता है वो क्या है, हाफ लाइफ टाइम। इसको बहुत तोड़ फोड़ के अलग अलग जो है टीचर अलग अलग लिखाते हैं, पता है क्या आपको? मेरे पास इसके ना अभी 5-6 डेफिनेशन लिखा हुआ, मैं लिखा दूं आपको? लिखाऊंगे अभी? क्या फायदा फिर इससे? एक चीज को याद कर लो बस, और क्या है। ठीक है ना? तो आपके दिमाग में ऐसा नहीं आना चाहिए कि आपको कुछ ऐसा पढ़ा रहे जो बुक में नहीं है, ठीक है ना? सारा बिल्कुल सही पढ़ा रहे हैं, एक्यूरेट पढ़ा रहे, कोई गलत नहीं है। और गलती हो जाए तो मुझे दिखा दो, आप मान लेंगे हाँ भाई आप सही है, फिर मैं गलत हूँ, ठीक है ना? और बुक, ये चैप्टर नंबर 4 है। सुनो मेरी बात, बुक उठा के देख लेना आप, और ये उठा के देख लेना आप, समझ जाए तो मुझे बता देना आप लोग, इतना एडवांस लिखा हुआ है, नहीं समझ सकते बेटा? अरे जो बुक है ना, ये बुक, ये नीट लेवल के थ्रू बनाई गई है। ये आप एग्जाम दे रहे बोर्ड एग्जाम की, ठीक है ना, और आप नीट की तैयारी साथ साथ करना चाहे तो नहीं हो सकता,
हाँ, नीट के लिए तो अलग से टाइम निकालना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है ना। या आप इस स्टैंडर्ड कोचिंग में या जाओ जहाँ नीट पढ़ाते हैं, और वो नीट वाली जो है ना 12th की भी तैयारी करवाते हैं साथ साथ में। बट ऐसा अपने यहाँ नहीं है कि 12th के जो है साथ में नीट की तैयारी कराए, उसको अलग से टाइम देना पड़ता है। और नीट जब एक लेक्चर लेते 2 घंटे से कम नहीं होता लेक्चर, पता है क्या आप लोगों को? हाँ, अब 2 घंटा कम है तो वही 2 घंटे 5 घंटे का होता है, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, चलो अब आप लिखेंगे आगे प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए ग्राफ। क्या बोल रही है तेरे? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन आपके सिलेबस में नहीं बेटा। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए ग्राफ तो कैसे लिखेंगे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऐसे लिखो आप। साइलेंट हो जाओ भाई आप लोग। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना। अपन ग्राफ बनाएंगे, 2 ग्राफ बनाएंगे ना। चार्जिंग भी खत्म हो गया भाई फोन का, 1% बाकी बैटरी। थोड़ा मैं जल्दी लिख देता हूँ ना इसमें। चलो एक तो आप लिखेंगे टी बराबर, एक मिनट रुको ना आप लोग, 2.303 अपॉन K0 सॉरी K1 log A अपॉन A माइनस एक्स, ठीक है ना। चलो एक तो ये आ गया। सेकंड, हाँ भाई रुको एक मिनट है ना आप। ln A माइनस एक्स एंड टी के मध्य ग्राफ खींचना है आपको, तो क्या लेना है? ln A माइनस एक्स माइनस सॉरी अरे चुप हो आप लोग। चलो देखो अब आप लोग क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन 3 तरीके से करेगा ना। सबसे पहले तो क्या करेंगे, देखो जो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आई है ना, अरे आपने ग्राफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन में बनाया, पता है क्या आप लोगों को? तो वैसा ही ग्राफ बनेगा यहाँ पर, अलग 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 तरीके से बनेगा। बहुत सारी इक्वेशन आपके पास आई है। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपके पास क्या थी? यही थी ना, K1 बराबर 2.303 अपॉन टी log A अपॉन A माइनस एक्स, ये थी ना। इसको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। अब देखो सबसे पहले t की वैल्यू को मैं यहाँ पर लेके जा रहा हूं और k की वैल्यू को मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूं। क्लियर है क्या? t को तो मैंने वहां लिख दिया और a को मैंने यहाँ रखा। अब एक ग्राफ होता है, ग्राफ की जो है इक्वेशन अलग अलग इक्वेशन होती है। तो यहाँ पर क्या रही है? y बराबर mx आ रहा है। क्या आ रहा है? y बराबर mx। देखो y बराबर क्या होता है? y बराबर यहाँ पर क्या है? t है ना, और m की वैल्यू क्या है? ये m की वैल्यू 2.303 अपॉन K1, ये स्लोप होता है। जो अपन खींचते हैं ना, ऐसे लाइन खींचते हैं, वो उसका स्लोप आता है।
और x की वैल्यू क्या है, log a अपॉन a माइनस एक्स। तो मैं ग्राफ बना रहा हूं, देखो ग्राफ बना रहा हूं, तो y की वैल्यू क्या है t, तो t आ गया। x की वैल्यू क्या है, log a अपॉन a माइनस एक्स है, सही है क्या। अब बताओ जैसे जैसे t की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो क्या वैसे वैसे इसकी वैल्यू बढ़ेगी क्या, अरे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी ना, क्योंकि कोई प्लस में यानी प्लस में माइनस के अंदर नहीं है। क्लियर है मेरी बात। अरे देखो आप, जैसे जैसे t की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे इस log a अपॉन a माइनस एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, तो मतलब ग्राफ इस तरीके से आएगा। समझ गया ना मेरी बात आप लोग, अरे समझ गए क्या। और यहाँ पर जो स्लोप आता है वो स्लोप किसके बराबर आता है, जो यहाँ पर ढाल आती है ना, ढाल स्लोप, वो स्लोप किसके बराबर होता है, m के बराबर। अब m बराबर क्या है 2.303 अपॉन k1, वो यहाँ पर ढाल आती है, स्लोप आती है। क्लियर है क्या, एक तो ग्राफ। दूसरा ग्राफ ln a माइनस एक्स और t के बीच में खींचते हैं, ln a माइनस एक्स और t के बीच में। तो क्या करेंगे यहाँ पर देखो आप, इसको आगे भेजेंगे, ln a की वैल्यू रखना है ln, चलो देखो आपको क्या करना है, ln a माइनस एक्स और t के बीच में खींचना है। तो आपको a माइनस एक्स तो यही रखना पड़ेगा, कहां से लिखा, इक्वेशन नंबर 3 से लिखा है इसको। देखो इक्वेशन नंबर 3 क्या लिखा रखा है, देखो ln a माइनस एक्स बराबर k1t लिखा रखा है क्या, तो वहां से लिखा है। समझ गए क्या मेरी बात आप, अरे समझ गए ना। तो अब आप क्या करेंगे, इस ln a को आगे भेज देंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, ln a माइनस एक्स बराबर k1t माइनस ln a, और यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास, माइनस बचेगा। अब आप इस पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, आप इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से। देखो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अरे क्या होगा, अरे माइनस से सबको गुणा करना है यार, तो माइनस, हाँ तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब क्या होगा, ln a माइनस एक्स प्लस में आ जाएगा, बराबर ये k1t किस में आएगा, माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ln a। ये समझ में आया कि नहीं आया। अब ये किसके बराबर, देखो ये y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी के बराबर है, ये किसके बराबर है, ये y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी के बराबर है। क्लियर है क्या। अब आप देखो सबसे पहले c एक होता है इंटीग्रल, क्या बोलते हैं इसको, c दिमाग से निकल गया, चलो इंग्लिश में यही वर्ड है यार। चलो देखो मैं आपको बताऊं, c की वैल्यू जो होती है ना, वो यहां से लेकर यहां तक जहां से ग्राफ शुरू करना होता है वो वहां से अपन लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज समझ दो, जैसे जैसे y की वैल्यू बढ़ेगी क्या वैसे वैसे x की वैल्यू बढ़ेगी क्या। अगर आप y की वैल्यू यहां पर 50 रखते हैं और x की वैल्यू भी 50 रखते हैं, कितनी रखी है आपने, तो देखो ये तो पहले जीरो थी, फॉर एग्जांपल जीरो थी है ना, ध्यान देना, तो जीरो से कितनी हो गई 50, x की वैल्यू पहले कितनी थी जीरो, अब जीरो से यहां पर कितनी हो गई 50, लेकिन ये 50 माइनस में है, किसमें है, तो ये जीरो से माइनस 50, मतलब कहने का मतलब ये हुआ जैसे जैसे y की वैल्यू बढ़ेगी x की वैल्यू वैसे वैसे कम होगी। क्लियर है क्या। देखो y की वैल्यू एक टाइम जीरो थी, फिर हमने 50 कर दिया, फिर x की वैल्यू एक टाइम कितनी थी जीरो थी, फिर हमने माइनस 50 कर दिया, तो इसकी वैल्यू तो जीरो से 50 की तरफ बढ़ गई और x की वैल्यू जीरो से माइनस 50 की तरफ कम हो गई। कहने का मतलब ये हुआ है x की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो x की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो घटता हुआ ग्राफ कैसे आएगा, इस तरीके से आएगा। समझ गए ना मेरी बात आप। और जो यहां से शुरुआत होती है ना, यहां से लेकर यहां तक की दूरी किसके बराबर होती है, c के बराबर। अब c बराबर क्या है ln a, तो मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या होती है, ln a होती है। क्लियर है क्या, बताओ मेरी बात, ये क्लियर है ना।
अब y बराबर किसके इक्वल है बताओ, y बराबर y की वैल्यू बराबर किसके हैं, ln a माइनस एक्स के ना, तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, ln a माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स। अब ये माइनस एक्स क्या होता है, स्लोप होता है, क्या होता है, स्लोप। अब ये स्लोप की वैल्यू क्या है, माइनस के टी, तो यहाँ पर जो स्लोप आएगा वो किसके बराबर आएगा, माइनस के वन के बराबर है। अरे एक्स तो टी की वैल्यू बेटा, देखो एम की जगह तो माइनस एम की जगह तो माइनस के वन आ गया, टी की जगह एक्स की जगह क्या आएगा, टी, तो आपने क्या रखेंगे, टी। और आपने वो क्या लिखी थी, ln a माइनस एक्स, और टी के बीच में ग्राफ खींचना है, क्या ln a माइनस एक्स टी के बीच में ग्राफ ठीक है, बिल्कुल है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना, इसको याद कर लेना तुम। अब ये क्या है देखो, अब इसका क्या है, a माइनस एक्स और t के बीच में आपको क्या खींचना है, ग्राफ खींचना। तो कैसे करेंगे देखो, आप ln कर लो यहाँ पर, एक ही, चलो इसको छोड़ दो आप, थोड़ा कठिन हो जाएगा आपके लिए, इसको छोड़ दो रहने दो। चलो ये दो बहुत है, ऐसा ही बनता है यहाँ पर भी, बट यहाँ पर a माइनस सिक्स रहता ना, कोई दिक्कत नहीं है। अरे समझ में आएगा कैसे किया है, अलग अलग उतारना है, इसको तो आप पहले लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे सेकंड पे, है ना। अरे पानी लेके आ रहा है। हाँ बिल्कुल बनाए, डिबाई हक्कालोन सेकंड में से बनता है। ये तो होता है प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए, ये दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। हम्म, सही, बिल्कुल बिल्कुल सही। और बच्चे किसे नहीं आए आज, क्या बात है। एक 5 नंबर का जो चैप्टर था ना, वो हमने करवा दिया, ठीक है ना, अब वो वापस नहीं करवाएंगे। अरे वो लड़की किसे नहीं आ रही, वो आ रही थी ना, क्या नाम है उसका, हाँ, और वो दोनों वहां से आती थी, हाँ वो कहाँ गई। आप देखते हो इन वीडियो को, देखते हो आप लोग, लोकल को बहुत खेला, लॉकडाउन में ही खेला, इससे टाइम पास किया है। नहीं, मदनी महल में। हो गया क्या, अब क्या बाकी रह गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम, ठीक है ना, वो कर लेते, 2 मिनट लगेगा। अब यार चलो मिटा दो इसको, मैं मिटा दूं क्या भाई, चलो हेडिंग लिखेंगे आप, हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट, अरे हाफ लाइफ टाइम,
आप लिखिए प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल। डेफिनेशन तो वही है यहाँ पर, ठीक है ना, डेफिनेशन वही हुआ है, समय जिस पर अभिकारक क्या थी मात्रा उत्पाद में बदल जाती है, वो चेंजमेंट नहीं है ना डेफिनेशन में। अरे 2 घंटे में थक गए क्या यार आप लोग? हाँ, ऐसे मूड बना के अगर 3 घंटे 4 घंटे पढ़ के आएंगे। समझ गए क्या मेरी बात? आप आते हैं यहाँ पर 1 घंटे पढ़ने के लिए थोड़ी आते हैं। टीचर को बोलो और पढ़ाओ, मैं 2 घंटे 4 घंटे और। हाँ, माना फिर मरना थोड़ी बोल का। चलो भाई देखो, जल्दी देखो इस तरफ आप। सबसे पहले देखो वहां पर भी आपने निकाला था फर्स्ट और जीरो ऑर्डर में, तो यहाँ पर भी वही है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन क्या आई थी यहाँ पर? के बराबर, हाँ वही, अरे क्या एक्स अपॉन टी, 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। सही है। अब वहां पर क्या माना था? टी बराबर तो टी हाफ और एक्स बराबर ए अपॉन 2। सही है ना बिल्कुल? अरे बोलो हाँ या ना, किया था ना वहां पर ऐसा। तो अब यहाँ रख दो, आप क्या देगा K1। चलो मैं क्या काम करता हूँ, इस टी को तो मैं यहाँ लिख देता हूँ और K1 को यहाँ लिख देता हूँ ना। आपको निकालना क्या है? हाफ लाइफ टाइम निकालना है ना। तो यहाँ पर क्या जाएगा, टी की जगह क्या जाएगा? टी हाफ, ऐसे लिखना है ना, टी हाफ बराबर 2.303। K1 की वैल्यू क्या है? K1 लोग ए की वैल्यू ए है, और ये ए माइनस एक्स की वैल्यू क्या है? ए अपॉन 2। सही है क्या बिल्कुल? ठीक है ना। अब टी हाफ बराबर 2.303 K1 log A अपॉन 2। ये समझ में आया कि नहीं बताओ? देखो ये तो है पूरा ए, ध्यान देना है क्या है? पूरा ए, और ये क्या है? आधा ए है। तो आप पूरे ए में से आधा ए घटाएंगे तो क्या बचेगा? आधा ए, तो मतलब ए बटा 2 लिखा है। सही है, समझ में आ गया ना? हाँ यस। अब देखो इसके बटे में तो है, बट इसके बटे में कोई नहीं है, तो मतलब इसका मतलब ये हुआ है ए अपॉन ए अपॉन ए अपॉन 2। क्लियर है क्या? इसका मतलब यही तो है ना, वो इसके बटे में तो, लेकिन इसके बटे में कोई नहीं है, तो ये आ जाएगा। तो 2 तो कहां चला जाएगा? ए के पास, और ए इसके पास जाएगा। ठीक है ना? तो आगे क्या होगा देखो, टी हाफ बराबर 2.303 K1 log। अब देखो ऊपर क्या है, देखो A2। सही है क्या? 2 को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2A आ जाएगा, और नीचे की तरफ कौन आएगा? ए आ जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? अरे आ गया बेटा, ठीक है ना। ए से ए क्या हो जाएगा? कैंसिल, बचेगा क्या? टी हाफ बराबर 2.303 K1 log 2। और log 2 की वैल्यू कितनी होती है? log 2 की वैल्यू होती है, log 2 इज इक्वल टू 0.3010 होती है। कितनी होती है? 0.3010 एक वैल्यू होती है। log 2, log 4, log 5 ऐसे। तो log 2 की वैल्यू डायरेक्ट याद रखना है आपको 0.3010। ठीक है ना? तब जब यहाँ इस log 2 की जगह 0.3010 रखो आप, तो 2.303 K1 मल्टीप्लाई इस log 2 की जगह क्या लिखूंगा मैं? 0.3010। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0.693 अपॉन K1 आएगा। और यही क्या है यहाँ पर? हाफ लाइफ टाइम है। समझ गए क्या मेरी बात? बताओ समझ गए कैसे आया ये? उतार लो इसको, जल्दी छाप लो। पानी खत्म कर दिया गया है।
अरे इसको बंद कर इसको, साइलेंट कर इसको। जल्दी ताले भाई। हो गया ये, ठीक है, कंप्लीट हो चुका है चैप्टर। वो नहीं है आपके, क्या हट गया? नहीं है, नहीं सिलेबस में, इतना ही है बस। हाँ, अब देखो, आपने एक आरएनए इक्वेशन पढ़ी है क्या? इतने फोन तो मेरे नहीं आते यार। बंद करो बेटा इसको, एक काम करें, इसको स्विच ऑफ कर देना ना। अरे अम्मी पापा सबके आता है फोन तो। हाँ वो कर दे, सही है। चलो देखो आप लोग, तो आरएनए इक्वेशन जो है ना, एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा, आरएनए इक्वेशन, वो हटा दिया गया है टॉपिक, बस हटा दिया। वो सिलेबस आ चुका है आपका। आपके सिलेबस में क्या है मैं आपको थोड़ा बता दूं, ठीक है ना? उसको काटना नहीं है, बस ऐसे टॉपिक को काटना है बस। आरएनए इक्वेशन, यस, पूरी को काट दो। अरे पहले उसको बंद करो।